नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने सुपर टेट से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, तो काफ़ी अच्छा लगा बहुत सारे छात्रों को। तो आज के वीडियो में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 10 कर दे रहे हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ये 10 क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में 15-20 के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न सेगमेंट से हमने लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से हो जाएगा, मिडवल से हो जाएगा, कुछ पॉलिटिकल साइंस से हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे क्वेश्चंस, तो उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से ये हम सीरीज दोस्तों शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के या सामान्य अध्ययन जो भी कह लें आप, उसके 10 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। वीडियो पहला है और यहाँ पर दोस्तों सुपर टेट और टेट इन जैसे सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन में है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों 4 विकल्प है, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो इसका सही जवाब है औरंगजेब ने। तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। दोस्तों, औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में अपनी बीबी बेगम रबिया उद्दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में एक मकबरे का निर्माण करवाया था, जो ताजमहल की फोटोकॉपी है, जिसको बीबी का मकबरा आप कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो 1654 ईस्वी में आते हैं। तो 1654 ईस्वी में दोस्तों शाहजहां द्वारा आगरा में बनवाई गई मोती मस्जिद आगरा के किले की सर्वोत्कृष्ट इमारत है। तो 1654 में दोस्तों, कब 1654 में किसने बनवाया है? शाहजहां ने। कहाँ पर बनवाया है? आगरा में। क्या बनवाया है? मोती मस्जिद। तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाया है शाहजहां ने, लेकिन दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया है औरंगजेब ने। यही डिफर करके क्वेश्चन पूछ लेता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आगरा में बनवाई गई मोती मस्जिद आगरा के किले में है और दिल्ली के ये लाल किले में है। तो आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध इसमें कौन सा है? बक्सर का युद्ध 1764 में जो लड़ा गया, या प्लासी का युद्ध जो 1757 में, या वांडीबास का जो 1760 में लड़ा गया, या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में, प्लासी का 1757 में, वांडीवास का 1760 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तिथियां, इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना के मध्य हुआ था, और इसमें दोस्तों अंग्रेजी सेना की जो विजय है वो हो गई थी। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई और यह निर्णायक युद्ध हुआ जिसने अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, लेकिन जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई, इसमें अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के मध्य अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य ये हुआ था, जिसमें जो सिराजुद्दौला है उसकी पराजय हुई थी। और बांडीवास की जो लड़ाई है वो दक्षिण में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच हुई थी, और इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी शक्तियों को सदैव के लिए समाप्त कर दिया था। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई थी। अंग्रेज देखा जाए तो सब में जीते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो निर्णायक युद्ध हुआ है जिससे भारत में अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व हो गया, वो बक्सर का युद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की मां। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रमाबाई और भीखा जी रुस्तम कामा, ये 4 विकल्प हैं और इसमें सही विकल्प यही डी वाला हो जाएगा। भीखा जी रुस्तम कामा ये भारतीय क्रांति की माँ कही जाती हैं। और दोस्तों अगर हम देखा जाए तो मैडम भीखा जी रुस्तम कामा भी इनको कहते हैं। ये 1861 ईस्वी में एक संपन्न पारसी परिवार में जन्म लेती हैं और ये स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होती हैं और पेरिस से वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन भी करती हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा गया और 1936 में ये स्वर्गवासी हो गई। दोस्तों अगर हम बात करें एनी बेसेंट की तो 1847 ईस्वी में ये आयरलैंड में जन्म लेती हैं और ये भारत में आकर बस गई हैं और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में ये नवाजी गईं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट ही हैं। और देखा जाए तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना भी की थी। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की है एनी बेसेंट ने। अब देखा जाए दोस्तों सरोजनी नायडू को, तो इनको भारत कोकिला, जी हाँ दोस्तों, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और देखा जाए तो सरोजनी नायडू का जन्म 1897 में हुआ था और ये 1925 में 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला जो है कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वहाँ की हैं। और ब्रोके नविंग तथा गोल्डन थ्रेशहोल्ड इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। तो दोस्तों वीडियो भले ही लंबा जाए, एक क्वेश्चन के पीछे हम 2 से 3 मिनट ले रहे हैं प्रॉपरली, तो 2 से 3 मिनट में आप देख रहे हैं 4 से 5 फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। क्या इसी पैटर्न में चला जाए या सिर्फ क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से चला जाए? तो चूंकि हमें अभी पर्याप्त समय है और हम एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक बार जो भी पढ़ें तो वो कई जगहों पे काम करे, इस वजह से मैं थोड़ा सा चीज़ों को विस्तारित करता चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान या 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ में। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जुड़ा, जब अब हम कहते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं, तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था। अब क्यों कैसे हुआ इसको मैं आपको बताता हूं। दोस्तों राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित चंपारण जो आंदोलन है 1917 और 18 के मध्य प्रथम जन आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने अपने नवीनतम अस्त्रों के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। और आंदोलन के सफल संचालन और गांधी जी की नेतृत्व क्षमता को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह के दरमियान इन्होंने जो नेतृत्व क्षमता दिखाई, जिस प्रकार से आंदोलन का सफल संचालन किया, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है चंपारण जनपद में तिनकठिया का तात्पर्य क्या था? बात चली है चंपारण की, तो मैंने सोचा कि चंपारण का एक क्वेश्चन रख दिया जाए। तो दोस्तों चंपारण में जो तिनकठिया आंदोलन है तो ये किसानों के 3/20 भूभाग पर नील की खेती के लिए है कि 3/21 या 3/19 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें तो तिनकठिया जो चंपारण बिहार में है उसमें किसानों के शोषण का माध्यम थी। तिनकठिया जो प्रथा थी वो किसानों का एक शोषण था। इसके माध्यम से क्या करते थे? अंग्रेज की नीलहों पर किए जा रहे अत्याचार और दमन के विरोध में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया था। और इनके द्वारा क्या किया जाता था? अनिवार्य रूप से इनके खेतों पर नील की खेती 3/20 भूभाग कर करवाई जाती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आमंत्रित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक जो प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है 10 लाख व्यक्ति। दोस्तों देखा जाए तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक फार्मूला प्रस्तुत किया था और इस फार्मूले से भारतीय संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा उसमें लिखा था। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। ये तीन जो सदस्य थे, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन कौन थे। पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन भारत आगमन के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहां के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ये क्वेश्चन भी बन जाता था कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तब ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुछ सूचियां हैं और इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद हैं इधर सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में। ये किस विषय पर हैं, इससे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 40, 41, 44, 48। तो दोस्तों आर्टिकल 40 की मैं बात करूं तो ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 41 की बात करें तो काम करने के अधिकार से है। आर्टिकल 44 ये कॉमन सिविल कोड से संबंधित है, जिसकी जो है सिफारिश हो रही है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगा भारत में अब। और आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन व्यवस्था से संबंधित है। चारों को मैंने पैरेलल लिख दिया था जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं 8th। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन और नाइट्रोक्लोरोफ्लोर। तो दोस्तों ये 4 विकल्प हैं और जो थोड़े से साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो उनको दिक्कत होगी थोड़ा समझने में, लेकिन आप रट्टा मारिए सीधे से। अगर व्यवहारिक रूप से मैं कहूं तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है। ये दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है, एनेस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं, और यह ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है। एनेस्थीसिया आप समझते हैं, बेहोशी एक प्रकार की बीमारी है और ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। मरीज का ऑपरेशन करना, चीरफाड़ करनी है, उसके पहले उसको बेहोश करने के लिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। और बाकी हम बात करें तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रेमीन ये सारे के सारे विस्फोटक पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 का अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको हम देखते हैं। 4 विकल्प हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए, या पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। तो दोस्तों ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण रक्षा और सुधार के क्षेत्र में विलक्षण जो योगदान है उसके लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण प्रतिरक्षा। पर्यावरण प्रतिरक्षा में ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष जिसको यूनेप कहते हैं 1972 में यानी कि 1972 में नैरोबी केन्या में स्थापित हुआ और यह कोष जो है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। और पर्यावरण से संबंधित अन्य पुरस्कार जैसे गोल्डन पांडा पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, महावृक्ष पुरस्कार है। और साथ ही साथ बता दें कि प्रतिवर्ष 5 जून को आने वाला ही है 5 जून, उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। काफ़ी दिक्कत भरा ये माहौल है गर्मी का और पसीने पसीने मैं भी हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा।
अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। इसमें लास्ट है बंथरा। दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बंधरा लिखा है, बंथरा है ये। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, ये किसके लिए है? संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, या जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, या उपर्युक्त सभी पर ध्यान देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, जो बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है वो उपर्युक्त सभी का ध्यान रखेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि बंथरा उन्नाव में 5.65 करोड़ की लागत से एक चर्म प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कर रहा है। बंथरा प्लांट जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा और जैविक विभिन्नता का दस्युता जो है उसको रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा और साथ ही उन प्रजातियों को जिनका अस्तित्व खतरे में है और जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं उनको भी सुरक्षित रखेगा। तो आप समझ गए हैं कि बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक की यहाँ पर क्या कुछ भूमिका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है और आशा है वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो विनती है आपसे कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण एजुकेशनल कंटेंट आपको हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।